जय हिंद दोस्तों, E2GK जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहें और आप जानना चाहेंगे कि वो मुद्दा आखिर क्या है। तो मुद्दा है सामाजिक न्याय और आरक्षण का मुद्दा। तो अभी हम लोग सामाजिक न्याय और आरक्षण का जो मुद्दा है उसके बारे में, आरक्षण के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, उसके तह तक जाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सामाजिक न्याय को समझेंगे, आखिर सामाजिक न्याय क्या है, उसके बारे में। उसके बाद हम लोग आरक्षण के मुद्दा के बारे में चर्चा करेंगे कि आरक्षण का मुद्दा आखिर चर्चा में क्यों रहा है, एक चर्चा का विषय क्यों रहता है। दूसरा है कि आरक्षण से क्या तात्पर्य है, आखिर आरक्षण है क्या, आरक्षण की क्या व्यवस्था है हमारे संविधान में। तो उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, आखिर आरक्षण को लेकर करके हमारे संविधान में क्या संवैधानिक प्रावधान है, हमारे संविधान में किस किस एक्ट में, किस किस अनुच्छेद में आरक्षण के विषय में बात कही गई है, आरक्षण को जगह दिया गया है हमारे संविधान में आखिर किस किस जगह पे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरक्षण का इतिहास क्या रहा है, आजादी के पहले क्या आरक्षण दिया जाता था, क्या आजादी के बाद अगर आरक्षण की व्यवस्था किया गया तो उसका क्या इतिहास रहा है, उसका क्या क्या विकास क्रम रहा है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग संवैधानिक बात और जो न्यायिक निर्णय है, आखिर कोई भी मामला है, ये आरक्षण से संबंधित जो मामला हमारे उच्चतम न्यायालय में गया है, तो हमारे उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या तर्क है, उसका क्या मानना है आरक्षण के मुद्दे पर, तो उसके बारे में भी एक ओवरऑल चर्चा करेंगे। फिर आरक्षण के पक्ष में चर्चा करेंगे कि आरक्षण क्यों रहना चाहिए, क्यों आरक्षण जरूरी है आज के इस दौर में। फिर आरक्षण के विपक्ष में चर्चा करेंगे कि आज के दौर में क्यों नहीं आरक्षण को हटा दिया जाए, क्यों नहीं आरक्षण को खत्म कर सभी को बराबर कर दिया जाए, तो एक चर्चा करेंगे। तो फिर और आगे चर्चा करेंगे कि जो हाल फिलहाल में 10% सवर्ण आरक्षण दिया गया है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। आखिर किस आधार पे ये 10% आरक्षण सवर्ण वर्ग को दिया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसके एक संवैधानिक पहलू को, उसके बारे में भी एक चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो सामाजिक न्याय है उस सामाजिक न्याय के बारे में जानेंगे। तो सामाजिक न्याय हमारे भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के आधार पर व्याख्या किया गया है। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है, इसी समानता के अधिकार के आधार पर सामाजिक न्याय की व्यवस्था किया गया है, सामाजिक न्याय की को हमारे संविधान में जगह दिया गया है। इतना ही नहीं, सामाजिक न्याय केवल समानता का ही बात नहीं करता है, बल्कि सामाजिक न्याय पिछड़े वर्गों को आगे ला करके जो वर्ग, जो समुदाय, जो जाति हाशिए पर है, जो परंपरागत रूप से भेदभाव का शिकार होते रहा है, परंपरागत रूप से विषमता का शिकार रहा है, उसको मुख्य धारा में ला करके देश के विकास में, समाज के विकास में, राज्य के विकास में योगदान कराया जा सके, उसके लिए व्यवस्था करता है। उसके लिए सामाजिक न्याय की जरूरत है, इसलिए आरक्षण दिया गया है। फिर आरक्षण के बारे में हम लोग आखिर आरक्षण का विषय चर्चा में क्यों रहा है, आरक्षण का विषय क्यों जानना चाहिए। तो आरक्षण के बारे में बात करें तो आरक्षण हमेशा विवाद और विमर्श का विषय रहा है शुरू से ही, और इसको लेकर के कई प्रदर्शन हुए हैं, कई हिंसक आंदोलन हुए हैं। तो ये जो आरक्षण है, जो ये हमेशा विवाद और विमर्श का विषय रहा है,
और इसको लेकर करके आरक्षण को लागू करवाने को लेकर करके अलग अलग वर्ग के द्वारा हिंसक प्रदर्शन, व्यापक आंदोलन करते आ रहे हैं। हाल की ही बात है, हाल की ही कुछ वर्ष पहले की बात है कि निषाद समुदाय के लोग खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए एक व्यापक रैली पटना में आयोजित किया था और इस तरह से और भी अन्य वर्ग खुद को अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC ST में शामिल करने के लिए संघर्ष करते देखे गए हैं। तो आरक्षण हमेशा एक चर्चा का विषय रहता है इसी वजह से। और अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत लेवल पे भी अलग अलग जगहों पे आरक्षण को लेकर के हिंसक प्रदर्शन, व्यापक आंदोलन होते रहे हैं। जैसे गुजरात में गुर्जर आरक्षण को लेकर के संघर्ष होता देखा गया है। इधर आंध्र प्रदेश में जो है हरियाणा में जाट आरक्षण को देखा गया है। उसी तरह से गुजरात में पाटीदार आंदोलन देखा गया है। राजस्थान में गुर्जरों का आरक्षण को लेकर के व्यापक आंदोलन किया था। हरियाणा में जाटों ने आरक्षण को लेकर के विगत वर्षों में एक व्यापक आंदोलन किया था। तो इस तरह से एक आरक्षण चर्चा का विषय रहता है। तो आगे हम लोग समझेंगे कि आरक्षण का क्या तात्पर्य, आरक्षण क्या है। तो आरक्षण के बारे में जानने से पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज विविधता संपन्न है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्म हैं। तो इन सारे लोगों में जो वर्ग पीछे रह गया है, जो परंपरागत रूप से विषमता का शिकार रहा है, भेदभाव का शिकार रहा है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, उसके लिए जो व्यवस्था किया गया है हमारे संविधान में, उसको जो रियायतें दी जाती हैं, उसको जो छूट दिया जाता है ताकि वो सामान्य वर्ग या मुख्य धारा में जुड़ सके, उसको एक शह दिया जाता है। तो यही रियायतें आरक्षण के नाम से जानी जाती है। तो फिर संवैधानिक प्रावधान की बात करें कि आखिर आरक्षण का हमारे संविधान में क्या जगह है, हमारे संविधान में क्या प्रावधान है आरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था आखिर क्यों दिया गया। आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में इसलिए दिया गया ताकि सामाजिक न्याय की जो सिद्धांत है, जो समाज में हर एक अलग उच्च नीच वर्ग है, उसको एक लेवल में लाया जाए, उसको एक मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो आरक्षण भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य से इसका प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आरक्षण जो है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 15 के 4, हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से SC ST OBC को आरक्षण दिया जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, जैसे SC ST OBC, इन सभी को आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में किया गया है। फिर आगे अनुच्छेद 15 के 5 के तहत OBC को उच्च शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। किस एक्ट के तहत? अनुच्छेद 15 के 5 के तहत OBC के वर्ग में जितने भी लोग हैं उसको उच्च शिक्षण संस्थानों में 27% का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। फिर अनुच्छेद 16 के 4 के तहत लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है।
क्योंकि अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगर किसी को आरक्षण दिया जाएगा, किसी को विशेष रियायत दिया जाएगा, तो फिर समानता कहाँ रह जाएगी। इसलिए अनुच्छेद 16 की 4 की व्यवस्था किया गया है और इस व्यवस्था के तहत हमारे संविधान में लोक नियोजन में जो पिछड़े वर्ग हैं उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था को वैध बनाया गया है। आगे कि अनुच्छेद 330 के तहत भी एसटी एससी के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 330 के तहत एससी एसटी के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, इसी सिद्धांत के आधार पर। अनुच्छेद 332 के अनुसार फिर एससी एसटी के लिए जो है कि विधानसभा के सीटों में भी आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 338 में एससी एसटी आयोग का गठन करने की व्यवस्था किया गया है। और आगे संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो अनुच्छेद 341 में एससी शेड्यूल कास्ट की सूची की व्यवस्था किया गया है। आखिर कौन कौन से जाति इस सूची में जो कि एससी सूची है उसमें शामिल होंगे। अनुच्छेद 342 में एसटी सूची की बात की गई है कि एसटी सूची जो शेड्यूल ट्राइबल लोग हैं, अनुसूचित जनजाति लोग हैं, उसकी सूची में आखिर कौन कौन से जाति रहेंगे। अनुच्छेद 342 में इसकी व्यवस्था किया गया है। फिर अनुच्छेद 340 में ओबीसी आयोग की व्यवस्था किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 340 के तहत किया गया है। और इतना ही नहीं, 123वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 340 में जो ओबीसी आयोग हो उसको संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से जो है कि हमारे संविधान में आरक्षण को लेकर करके व्यवस्था किया गया है। फिर हम लोग आरक्षण के इतिहास के बारे में देखेंगे कि आखिर आरक्षण का क्या इतिहास रहा है। तो आज़ादी से पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर समाज के पिछड़े लोगों को आरक्षण की व्यवस्था किया गया था छिटपुट ही सही। जैसे कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में साहू जी महाराज के द्वारा वहाँ के पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया था। फिर आज़ादी के बाद की बात करें तो आज़ादी के बाद आरक्षण को लेकर सबसे पहले काका खालेलकर की अध्यक्षता में 1953 ईस्वी में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। कालेकर की अध्यक्षता में सबसे पहले आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। कालेकर आयोग ने सिफारिशें भी दी थी, लेकिन सरकार ने उस सिफारिश को लागू नहीं किया था। फिर आगे 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने 1990 ईस्वी में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किया और बीपी मंडल यानी मंडल कमीशन, मंडल आयोग के तहत ही आरक्षण की व्यवस्था किया गया। 1990 ईस्वी में उनकी सिफारिशों को लागू किया गया और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। फिर और आगे बढ़ते हैं तो वर्ष 2006 में 13वां संविधान संशोधन किया गया और 13वां संविधान संशोधन इसलिए किया गया ताकि अनुच्छेद 15 के 5 को जोड़ा जा सके और अनुच्छेद 15 के 5 के तहत ओबीसी को जो है कि शैक्षणिक संस्थानों में 27% के आरक्षण की व्यवस्था किया गया। तो जो 1978 में बीपी मंडल कमीशन था जो जिसने 1990 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, उसने सरकारी सेवा में 27% के आरक्षण की व्यवस्था किया। फिर आगे चलकर 2006 में 13वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें अनुच्छेद 15 के 5 को जोड़ा गया और इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया। फिर आगे बढ़े तो संवैधानिक वाद और निर्णय की बात करें तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला गया, तो आखिर जो चर्चित मामला रहा है आरक्षण से संबंधित तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे चर्चित मामला रहा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 सबसे चर्चित विषय रहा है, सबसे चर्चित वाद रहा है आरक्षण के संबंध में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय में बहुत सारे तर्क दिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना था उसके बारे में हम लोग 3-4 पॉइंट में समझेंगे। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं माना। यानी कि जब कोर्ट में मामला गया था तो इसके विपक्ष में जो लोग थे उसने कहा होगा कि आरक्षण जो है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तर्क दिया था कि आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि आरक्षण समानता के अधिकार को फॉलो करवाने के लिए एक व्यवस्था करता है। आरक्षण समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं है। दूसरा दिया था कि आरक्षण का आधार जाति होना चाहिए, जाति आधारित होना चाहिए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण का आधार जाति होना चाहिए, आरक्षण का आधार आर्थिक और सामाजिक दृष्टि होना चाहिए। आरक्षण जो भी दिया जाएगा, आरक्षण जो भी दिया जाएगा वो शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर दिया जाएगा, ना कि आर्थिक आधार पे। और हालांकि इधर फिलहाल जो 10% जो आरक्षण दिया गया है, जो 10% सवर्ण आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है आर्थिक आधार पे। तो इसके लिए भी बहुत सारा चीज करना पड़ा, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आरक्षण और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 10% आरक्षण देने के बाद 50% की सीमा को पार कर करके लगभग 60% आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। तो फिर उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिर आरक्षण व्यवस्था उसी को मिलेगा जो क्रिमिनल का लाभ नहीं, जो क्रिमिनल रहित है। अर्थात हम लोग क्रिमिनल जब सरकारी कोई भी फॉर्म भरते हैं उसमें आरक्षण के लिए दावे करते हैं, तो उसमें हम लोग एक क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनाते हैं जिसमें 8 लाख से जिसके कम आय है वो क्रिमिनल रहित होंगे, और जो जिसकी आय 8 लाख सालाना से अधिक है वो क्रिमिनल सहित कहलाएंगे। तो आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा जो क्रिमिनल रहित रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि पुनरावलोकन इसमें संभव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था आरक्षण को लेकर के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में कि आरक्षण समानता के विरुद्ध नहीं है, आरक्षण जाति आधारित होना चाहिए, आरक्षण शैक्षणिक दृष्टि के आधार पर होना चाहिए, आर्थिक नहीं होना चाहिए। और आगे क्रिमिनल रहित होना चाहिए, आरक्षण के लिए सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो 10% का आरक्षण व्यवस्था किया गया इसमें संशोधन करके इसके उलट किया गया। तो फिर आगे पढ़ेंगे। और आगे हम लोग आरक्षण के पक्ष में चर्चा करेंगे कि आखिर आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। तो आरक्षण के पक्ष में तर्क है कि आरक्षण मिलने से जो है कि सामाजिक न्याय, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उसको सामाजिक न्याय मिल पाएगा आरक्षण की व्यवस्था लागू रहने से। दूसरा है कि पिछड़े लोगों का, जो लोग पिछड़ा है उसको उसका कल्याण संभव हो पाएगा आरक्षण के लाभ मिलने से। जो लोग समाज के हाशिए पर हैं, जिससे सदियों से भेदभाव होते आया है, उसको छुआछूत आदि तरह की तमाम सामाजिक बुराइयों को झेलना पड़ा है, उसे भी मौका मिलेगा समाज के मुख्य धारा में जुड़ने का, देश के विकास, राज्य के विकास, समाज के विकास में योगदान देने का। तीसरा है कि मुख्य धारा में वो भागीदार हो पाएंगे, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का उसमें विकास हो पाएगा। अगर जो वर्ग पिछड़ा है, सब दिन भेदभाव का शिकार रहा है, उसको अगर आरक्षण मिलता है तो वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त होंगे और उसमें राजनीतिक चेतना का विकास होगा, सामाजिक चेतना का विकास होगा। आगे है कि समावेशी विकास की अवधारणा को बल मिलेगा। अगर पिछड़े वर्ग, जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग विषमता का शिकार हैं,
उसको अगर आरक्षण मिल रहा है तो इस आरक्षण से उसको इस आरक्षण के लाभ से वो मुख्यधारा में जुड़ पाएंगे और जो समावेशी विकास की अवधारणा है, यानी सबका साथ सबका विकास, वो जो सिद्धांत है उसका पालन हो पाएगा और हमारे देश के विकास में सभी का योगदान संभव हो पाएगा। आगे है उसके विपक्ष में तर्क, यानी क्यों नहीं आरक्षण को हटा दिया जाए, क्यों नहीं सभी को बराबर कर दिया जाए। तो विपक्ष में तर्क है कि आरक्षण के रहने से जो है कि वोट बैंक की राजनीति बढ़ी है। आरक्षण के रहने से जो है कि राजनीतिक रूप से जो नेता हैं, जो बड़े बड़े पार्टीज हैं, वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आरक्षण को आगे लाते हैं और लोगों को उग्र करते हैं, लोगों से आंदोलन करवाते हैं और खुद का राजनीतिक लाभ लेते हैं। फिर आरक्षण की व्यवस्था रहने से इसमें जो है कि इसके विपक्ष में क्या तथ्य, आरक्षण की सूची का विस्तार हो रहा है। मतलब कि आरक्षण में लोग जाना चाह रहे हैं, जैसे निषाद आंदोलन, पाटीदार आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, जाट आंदोलन, ये सभी आंदोलन कर करके सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसे भी निम्न जो आरक्षण के श्रेणी में आते हैं SC ST OBC में शामिल किया जाए। तो उस SC ST OBC सूची का विस्तार ऐसे में होगा, अलग अलग जाति अगर उसमें शामिल होगा तो समाज में वैमनस्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। किसी समाज के जाति को अगर आरक्षण मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, तो इससे लोगों के बीच वैमनस्य का भाव उत्पन्न होता है, लोगों के बीच एक जलस का भाव उत्पन्न होता है और इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का खतरा रहता है। फिर आगे है कि सवर्ण आरक्षण। आगे हम लोग सवर्ण आरक्षण की बात करेंगे। तो सवर्ण आरक्षण फिलहाल हाल के दिनों में चर्चा का विषय रहा है। तो सवर्ण आरक्षण से पूर्व की बात करें तो 10% जो सवर्ण आरक्षण इधर दिया गया है, इससे पहले की बात करें तो पहले जो है अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 के तहत SC ST OBC को आरक्षण दिया जा रहा था, जिसमें SC के लिए 15% आरक्षण, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27%, यानी कुल 49.5% आरक्षण की व्यवस्था। आर्थिक रूप से सवर्ण को आरक्षण देने से पहले कितना था, 49.5% आरक्षण पहले से दिया जा रहा था। किसको? SC ST OBC को। SC को दिया जा रहा था 15%, ST को 7.5% और OBC को 27%, यानी कुल 49.5% आरक्षण ये सवर्ण आरक्षण से पहले ही अन्य वर्ग के लोगों को दिया जा रहा था। लेकिन जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया, जिसमें 10% आरक्षण दिया गया। और ये जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोगों को यानी EWS को आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया है, वो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये व्यवस्था किया गया है। इसके लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 किया गया, जिसमें अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 जोड़ा गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सवर्ण आरक्षण जो 10% सामान्य वर्ग के लिए EWS की व्यवस्था किया गया है, वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 के द्वारा किया गया है। और इसके लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 की व्यवस्था किया गया और इन दोनों अनुच्छेद को जोड़ा गया, तभी संभव हो पाया कि सामान्य रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उसके लिए व्यवस्था किया गया। चूंकि हम लोग पहले देख चुके हैं कि इंदिरा साहनी बना भारत संघ बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण का आधार जो होगा वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होगा, ना कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए।
इसलिए इसके लिए 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक था। इसलिए 103वां संविधान संशोधन 2019 करके जनवरी 2019 से आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और इससे पहले भी प्रयास किया गया था 1991 ईस्वी में, जब वीवी नरसिम्हा राव की सरकार था, तो 1991 ईस्वी में सवर्ण आरक्षण को लेकर के बिल पास करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आरक्षण का आधार शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति के रूप से कमजोर लोगों के लिए है। लेकिन 1991 में जो वीपी नरसिम्हा राव का सरकार था, उसमें कहा गया कि उसमें संशोधन करने का प्रयास किया गया था आरक्षण देने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर उसको रद्द कर दिया था। इसीलिए यही वजह है कि 103वां संविधान संशोधन करना पड़ा और अनुच्छेद 15 का 6 और 16 के 6 को जोड़ करके इस आरक्षण को व्यवस्था किया गया। और इस आरक्षण में व्यवस्था है कि फिलहाल जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि 49.5% आरक्षण की व्यवस्था किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 50% आरक्षण से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो 10% सवर्ण आरक्षण दिया गया, ये 49.5% को वैसे 10 का 10 छोड़ दिया गया, अलग से 10% आरक्षण दिया गया। तो सभी आरक्षण मिला करके कुल आरक्षण 59.5% अभी वर्तमान में दिया जा रहा है। और ये सवर्ण आरक्षण जो समान वर्ग के ईडब्ल्यूएस है, उसको आरक्षण देने का आधार क्या रखा गया है कि इसका 8 लाख से कम होना चाहिए, 5 एकड़ जमीन से कम रहना चाहिए, और 1 हेक्टेयर वर्ग फीट से कम क्षेत्र में मकान होना चाहिए, तो ही ये आरक्षण जो समान वर्ग के लोगों को मिलेगा। उसके बाद है नगरीय क्षेत्र में 109 गज से कम का आवासीय जमीन होना चाहिए, उसमें कम का मकान 109 गज से कम क्षेत्र में मकान होना चाहिए। तो इन लोगों को ही जो ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आरक्षण के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में एक विस्तृत चर्चा किया है और हम लोग समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।